क्या हो अगर आपको पता लगे कि आपके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। जरा इमेजिन करके देखो कि कैसी हो जाएगी आपकी जिंदगी। ये जानने के बाद क्या कोई सच में खुल के जी पाएगा या फिर हर रोज किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके मरता रहेगा। ऐसी ही एक कहानी आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट 10 ईयर्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें मसूरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो पिछले कई दिनों से इस हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी दौरान यहाँ की एक मिडिल एज पेशेंट से उसकी दोस्ती हो जाती है। ये औरत मसूरी को अपने कैमरे के कुछ वीडियोस दिखाते हुए बताती है कि उसे काफी पहले से ही पता था कि वो कुछ सालों में मरने वाली है और इसीलिए उसने अपनी जिंदगी के हर खुशनुमा पल को इसमें रिकॉर्ड किया है। कभी कभी वो सोचती है कि काश वो कुछ साल और जी पाती, लेकिन फिर भी उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक उसे पूरी तरह से जिया। और लास्ट में वो मसूरी से भी यही कहती है कि तुम भी अपनी आखिरी सांस तक जिंदा होने की खुशी को महसूस करना। फिर कुछ दिनों बाद ये औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और ये सब कुछ मसूरी के लिए काफी दिल दुखाने वाला था। इसके कुछ महीनों बाद मसूरी को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ पर हम पहली बार उसकी फैमिली को भी देख पाते हैं। उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है कायरो। मसूरी की फैमिली में सभी को उसकी बीमारी के बारे में पता है और इसीलिए ये लोग उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। मसूरी को काफी पहले से ही लिखने का शौक रहा है। फिर वो अपने घर वापस आकर अपनी एक पुरानी डायरी को पढ़ने लगती है। इस डायरी में लिखी हुई बातों को पढ़कर हमें पता चलता है कि मसूरी को एक ऐसी बीमारी है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही जी पाएगी और इनमें से 3-4 साल तो उसके पहले ही निकल चुके हैं। ये बीमारी करोड़ों में से किसी 1-2 लोगों को ही होती है और मेडिकल साइंस अब तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाई। मसूरी के साथ साथ उसकी फैमिली भी इस बात को लेकर अक्सर परेशानी रहती है, जिस वजह से वो लोग भी अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते। इसके कुछ दिनों बाद उसके स्कूल फ्रेंड्स का रियूनियन होने वाला था, तो दोस्तों के काफी ज्यादा जिद करने पर मसूरी भी वहां जाती है। इनमें से किसी को भी मसूरी की बीमारी के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये लोग उसे अपनी तरह ही हंसते खेलते हुए देखना चाहते थे और मसूरी भी इन लोगों को इस बारे में बताकर इनका मजा खराब नहीं करना चाहती। मसूरी की एक पुरानी फ्रेंड सनई उससे पूछती है कि तुम्हें तो लिखने का काफी शौक रहा है, तो क्या हुआ तुम्हारी उस नॉवेल का जिस पर तुम काम कर रही थी। मसूरी कहती है कि फिलहाल मैंने वो सब कुछ बंद कर रखा है। तो सनई उसे बताती है कि वो किसी पब्लिशर कंपनी में काम करती है और साथ ही साथ वो मसूरी को भी अपने ऑफिस में एज ए राइटर काम करने का ऑफर देती है। उस बीमारी की वजह से मसूरी ने अपनी पसंद नापसंद के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था और फिलहाल वो इस डाउट में है कि क्या वो सचमुच कुछ लिख पाएगी भी या नहीं। इसके बाद यहाँ से 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मसूरी के कॉलेज फ्रेंड एक बार फिर से रियूनियन करने वाले हैं और मसूरी को भी एक कार्ड भेजकर उन लोगों ने इनवाइट किया है। कायरो उससे कहती है कि तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, हो सकता है कि इसी मीटअप के बहाने वहाँ तुम्हें किसी से प्यार हो जाए। मसूरी कहती है कि शायद मेरी जिंदगी में ये सब पॉसिबल नहीं, इसलिए अगर मुझे कोई पसंद आ भी गया तब भी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। मसूरी को वहाँ छोड़ने के लिए उसके पापा उसके साथ जाते हैं। दिन ब दिन अपनी बेटी की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उन्हें अंदर से बहुत दुख होता है और इसीलिए वो कुछ घंटों के लिए भी उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मसूरी यहाँ थोड़ा देर से पहुंची थी, लेकिन फिर भी उसके सारे दोस्त उसे यहाँ देखकर काफी खुश थे। ये सब लोग मिलजुल कर काफी सारी बातें और एंजॉय करने लगते हैं। यहीं पर हम इस कहानी के 2 और मुख्य किरदारों को देख पाते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम है तकाशी, जो काफी ज्यादा फन लविंग और एक्सट्रोवर्ट है, और दूसरे लड़के का नाम है कजाकी, जो काफी ज्यादा शाई और इंट्रोवर्ट टाइप का है। यहाँ काफी देर तक पार्टी करने के बाद ये सब लोग सेकेंड राउंड के लिए किसी दूसरे रेस्टोरेंट जाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान कजाकी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है, तो उसका ध्यान रखने के लिए मसूरी वहीं रुक जाती है। ये दोनों लोग काफी साल पहले एक दूसरे के क्लासमेट्स हुआ करते थे, लेकिन मसूरी को तो कजाकी याद भी नहीं था, पर कजाकी को मसूरी के साथ बिताए हुए हर पल याद थे। यहाँ कजाकी की बातों से साफ पता चलता है कि वो मसूरी को काफी पहले से चाहता है, लेकिन काफी ज्यादा शाई और इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो मसूरी से कभी बात भी ना कर सका। इसके बाद दिखाया जाता है कि अपनी बीमारी की वजह से मसूरी को कई बार ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है और इसी वजह से उसका बॉस उसे काम से निकालना चाहता था। मसूरी इन सब बातों को लेकर अभी सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि कजाकी ने आज सुसाइड करने की कोशिश की थी। मसूरी के साथ तकाशी भी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। तकाशी उससे पूछता है कि ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। कजाकी उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ से काफी अपसेट है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसके पेरेंट्स। उन लोगों की वजह से ही कजाकी अपनी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया और फिलहाल उसके पास जीने का कोई मोटिव भी नहीं बचा है। मसूरी को उसकी ये बातें डिस्टर्ब करने लगती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से उठकर जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो कजाकी से कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन एक बात तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि सुसाइड करने से कहीं ज्यादा बेहतर है जीना और उन सारे सपनों के लिए कोशिश करते रहना जिन्हें तुम कभी पाना चाहते थे। इसके कुछ दिनों बाद अपने रेगुलर चेकअप के लिए मसूरी को फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा। कजाकी, जो अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुका था, उसने मसूरी को इस हॉस्पिटल में देख लिया, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाती है।
मसूरी के डॉक्टर उसे दिलासा देते रहते हैं कि वो इस बीमारी का कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे, लेकिन उनके साथ साथ मसूरी को भी ये बात पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर घर पहुंचने के बाद मसूरी के पास कजाकी का कॉल आता है। वो मसूरी से मिलकर कुछ बातें करना चाहता था, तो उससे मिलने के लिए मसूरी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। कजाकी उसे बताता है कि उसकी जिंदगी पिछले काफी सालों से खराब चल रही थी और उसने खुद ने भी अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में मसूरी की बात सुनने के बाद कजाकी को इस बात का एहसास हुआ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और आज भी अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। वो मसूरी को जिंदगी का एक नया नजरिया देने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। इसके बाद ये दोनों अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मसूरी अपना कैमरा निकालकर इस खूबसूरत सी शाम के माहौल को रिकॉर्ड करने लगती है और तभी अचानक से वहाँ हवा का एक तेज झोंका आता है, जिस वजह से उन पेड़ों पर लगे फूल स्लो मोशन में नीचे गिरने लगते हैं। इन सारी चीजों ने मिलकर इस माहौल को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। कजाकी तो काफी पहले से ही मसूरी से प्यार करता था, लेकिन आज इस पल में मसूरी को भी उसे देखकर कुछ कुछ होने लगा। फिर रात को सोते समय वो इसी वीडियो को बार बार देखे जा रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मसूरी अपनी वो पुरानी जॉब छोड़ चुकी थी, तो उसकी फ्रेंड सरई उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। वो मसूरी को एक नई जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि इस काम को करने के लिए तुम्हें ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम आराम से इसे अपने घर से ही कर सकती हो और साथ ही साथ अपने उस नॉवेल पर भी काम करना शुरू कर दो जिसको तुमने काफी पहले ही लिखना बंद कर दिया था। सरई उसके टैलेंट को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने मसूरी को ये ऑफर दिया और मसूरी भी इस बात से काफी खुश थी कि अब वो अपने घर से भी काम कर पाएगी। मसूरी की फैमिली भी इस बात से काफी खुश और हल्का महसूस कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक ही कजाकी ने उसे मिलने के लिए बुला लिया। जिस रेस्टोरेंट में मसूरी उससे मिलने के लिए गई थी, उसे पता चलता है कि कजाकी अब यहीं काम करने लगा था। इस रेस्टोरेंट के ऑनर मिस्टर हनोई एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो कजाकी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। कजाकी भी यहाँ दिल लगाकर काम कर रहा था, तो उसकी लाइफ में आए इस बदलाव को देखकर मसूरी भी काफी खुश थी। कजाकी का दोस्त तकाशी भी उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव को देखकर काफी खुश था। फिर कुछ दिनों बाद मसूरी अपनी फ्रेंड सनाई को भी इन दोनों से मिलवाती है और इस तरह ये चारों अब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक इन चारों लोगों ने एक साथ मिलकर बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई। इन लोगों के साथ यूं जिंदगी को एंजॉय करते हुए कई बार तो मसूरी इस बात को भूल जाया करती थी कि उसे कोई ऐसी बीमारी भी है जिससे वो ज्यादा सालों तक नहीं जीने वाली। इसी बीच पहली बार मसूरी का आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में छपता है। मसूरी के लिए ये काफी बड़ी और खुशी की बात थी। तो वहीं दूसरी तरफ कजाकी भी अपने रेस्टोरेंट में काफी मेहनत से काम कर रहा था। इन दोनों की ही लाइफ पहले के मुकाबले काफी रोमांचक हो चुकी थी और अब जाकर कहीं मसूरी ने अपना वो पुराना नॉवेल फिर से लिखना शुरू कर दिया था। वैसे देखने में तो सब कुछ काफी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन आज भी मसूरी को हर दिन बहुत ज्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर काफी परेशान करती रहती है। इसी बीच कई बार जब मसूरी और कजाकी एक दूसरे से मिला करते थे तो कजाकी ने उसके करीब आने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मसूरी ने ये पहले ही तय कर रखा था कि वो किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं देगी और इसके पीछे की वजह साफ है क्योंकि वो किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहती। फिर अगले ही साल मसूरी के बहन कायरो की शादी होती है। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत को देखकर मसूरी भी काफी खुश थी, लेकिन जिस वक्त वो अपने कैमरे से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी अचानक से उसके अंदर एक गहरी मायूसी छा जाती है। उसे अचानक से एहसास होता है कि ये सब कुछ उसकी जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। मतलब ना तो वो कभी शादी कर पाएगी और ना ही कभी बच्चे पैदा कर पाएगी, भले ही वो ऊपर से कितना भी मजबूत दिखने की कोशिश करे। लेकिन अंदर ही अंदर ये सारी बातें मसूरी को काफी दुख पहुंचाती हैं। फिर एक रात जब ये लोग कजाकी के घर पर थे तो कजाकी कहता है कि वो फ्यूचर में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, लेकिन इस काम को करने में शायद अभी उसे 3-4 साल लग जाएंगे। इसके बाद वो काफी हिम्मत करके मसूरी के गले लगता है और उसे अपना प्यार का इजहार करता है, लेकिन मसूरी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे मना करके अपने घर जाने लगती है। यहाँ साफ नजर आता है कि ये दोनों ही इस बात से परेशान थे क्योंकि अब मसूरी भी उसे चाहने लगी है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को उसके सामने बयान नहीं करती। आगे भी कई दिनों तक मसूरी की जिंदगी वैसी ही चलती रहती है। अक्सर अपने डॉक्टर से मिलना और ढेर सारी दवाइयाँ खाना, मानो यही दो चीज उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसकी कजाकी से एक बार फिर मुलाकात होती है। कजाकी को लगता था कि कहीं उसके प्रपोजल की वजह से मसूरी उससे नाराज तो नहीं हो गई। मसूरी उससे कहती है कि तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। जिस दिन भी तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, देखना तुम खुद ही मुझसे दूर भागोगे। यही सब कहते हुए वो अचानक से बेहोश हो जाती है। कजाकी उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागता है। मसूरी की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और इस तरह आखिरकार कजाकी को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। मसूरी उसे अपनी इस इलनेस के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि फिर वो कभी दोबारा यहाँ ना आए। कजाकी के वहाँ से जाने के बाद मसूरी लगातार रोए जा रही थी। उसकी बहन कायरो से भी अब उसका दुख देखा नहीं जाता।
वो अपनी फैमिली को बताती है कि उसने किसी दूसरे हॉस्पिटल में बात की है, जहाँ पर वो लोग मसूरी का लंग ट्रांसफर करके इस प्रोसेस को काफी स्लो कर देंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि मसूरी कुछ महीने या साल भर ज्यादा जी पाएगी। मसूरी अब इन सारी चीजों से बहुत तंग आ चुकी है और इसीलिए वो साफ तौर पर ऐसा करने से इनकार कर देती है। उसके घर वाले जिद करने लगते हैं तो वो उन पर भी गुस्सा हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद मसूरी एक बार फिर से अपने स्कूल फ्रेंड से मिलती है, लेकिन कजाकी आज इस मीटअप में नहीं आया था। कजाकी के रेस्टोरेंट ओनर मिस्टर हनई उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। कजाकी कहता है कि मसूरी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाता। तो इसके जवाब में मिस्टर हनई उसे बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हम सबको जीने के लिए सिर्फ एक ही लाइफ मिलती है और इसका फैसला पूरी तरह से सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे जीना चाहते हैं। इसलिए या तो तुम मूव ऑन कर लो या फिर अभी भी उसे पाने की कोशिश जारी रखो। कम से कम ये बीच में लटके हुए तो अपनी जिंदगी मत काटो। कजाकी को उनकी बात समझ आ जाती है और इसीलिए वो तुरंत ही मसूरी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो मसूरी को ढूंढ लेता है। वो मसूरी से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था और इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, लेकिन तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे जिंदगी का सही मतलब सिखाया और इसलिए मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। भले ही मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। मसूरी भी आखिरकार अपने दिल की आवाज सुन लेती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद एक बार फिर से उसकी जिंदगी में ढेर सारी रौनक लौट आई थी। कजाकी ने उसे अपने हिस्से का भरपूर समय दिया, जिस वजह से मसूरी ने कुछ ही महीनों के अंदर इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली जिसे करने के बारे में उसने अभी तक सोचा भी नहीं था। उसने अपना नॉवेल लिखना फिर से शुरू कर दिया था और अब तो उसको इस नॉवेल के लिए एक अच्छा टाइटल भी मिल चुका है। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपने घर की सीढ़ियों पर गिर पड़ती है, जिसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर से भले ही उसकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, लेकिन अंदर से मसूरी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसके आसपास के ज्यादातर लोगों को पता है कि वो कुछ महीनों बाद इस दुनिया में नहीं रहेगी और इस वजह से उनके अंदर दुख भी है और मसूरी के लिए सहानुभूति भी। एक दिन वो अपने डॉक्टर से कहती है कि आप चाहें तो मेरी बॉडी किसी एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब आप जैसा चाहो वैसा ट्रीटमेंट और दवाई मुझे दे सकते हो। ये सुनकर उसके डॉक्टर के साथ साथ उसकी बहन को भी बहुत दुख होता है। उसके आसपास के लोग उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन इतने बेबस हैं कि कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो कजाकी के साथ कुछ और नए एडवेंचर्स बनाने के लिए स्नोबोर्ड स्केटिंग के लिए गई है। यहाँ सही मौका देखकर कजाकी उसे एक रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मसूरी इस बात को हंसी मजाक में कैसे भी करके टाल देती है। फिर अगली सुबह वो उसे बिना बताए वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे वहां से जाते हुए कजाकी देख लेता है। फिर मसूरी उसे अपनी बीमारी से जुड़ी हुई वो आखिरी बात भी बता देती है जो अब तक कजाकी को पता नहीं थी। वो कहती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और कुछ महीनों या साल भर के अंदर मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। मेरी जिंदगी में आने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। तो आखिरकार अब कजाकी को भी सब कुछ पता चल चुका था। वो मसूरी के गले लगकर बस फूट फूट के रोए जा रहा था। इसके बाद वो अपने घर पहुंचती है और अपने माँ के गले लगकर रोने लगती है। वो माँ से कहती है कि उसे भी दूसरों की तरह शादी करनी थी और बच्चे पैदा करके माँ बनने की फीलिंग को महसूस करना था, लेकिन अफसोस कि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं। मसूरी के माँ बाप जो पिछले काफी सालों से हिम्मत दिखाने का नाटक कर रहे थे, आज अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और वो दोनों भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद फिर से मसूरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उससे मिलने के लिए सनई यहाँ पर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी लिखी हुई नॉवेल बहुत अच्छी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसे जल्द से जल्द पब्लिश करने की। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर हनई की हेल्प से कजाकी ने अपना नया रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है। वो आज भी अपनी सफलता के लिए काफी हद तक मसूरी को ही क्रेडिट देता है और इस रेस्टोरेंट का नाम भी उसी के नाम पर रखना चाहता है। इधर हॉस्पिटल के एक सीन में दिखाया जाता है कि मसूरी की बहन कायरो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात मसूरी को बताने में संकोच कर रही थी क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं मसूरी को इस बात का बुरा न लगे, क्योंकि मसूरी को अपनी जिंदगी में ये सब चीजें नसीब नहीं हो पाई। फिर रात के समय मसूरी अपने कैमरे में रिकॉर्डेड एक एक वीडियो को डिलीट करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसके चाहने वाले उसकी चीजों को देखकर उसे याद रखें। इसी बीच वो कजाकी के साथ अपनी जिंदगी के कुछ सुनहरे सपनों में खो जाती है और इन सपनों में वो सब कुछ होता है जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नसीब नहीं हो पाया, जैसे कि शादी और बच्चे। लेकिन इसी दौरान उसकी पल्स रुकने लगती है और तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। इधर दिखाया जाता है कि कजाकी के नए रेस्टोरेंट का आज पहला दिन है और मसूरी के फ्रेंड सनई ने उसे मसूरी की नॉवेल की एक हार्ड कॉपी पढ़ने के लिए दी है। इस नॉवेल का टाइटल ही अपने आप में सारी कहानी कह जाता है। इसका टाइटल था द लास्ट 10 ईयर्स। मसूरी ने इसमें कजाकी के बारे में बहुत सारी प्यारी बातें लिखी थी। उसमें लिखा था कि किस तरह कजाकी के मिलने के बाद उसकी जिंदगी काफी ज्यादा रोमांचक हो गई। उसे इस बात का थोड़ा अफसोस तो है कि उसे दूसरों के मुकाबले थोड़ी कम जिंदगी मिली, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अपने चाहने वालों की वजह से वो हर पल को बहुत खुशी से जी पाई।
इस नॉवेल में ये भी लिखा था कि वो कज़ाकी से एक बार फिर से मिलना चाहती है। एक तरफ जहाँ कज़ाकी यह नॉवेल पढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मसूरी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसका मतलब साफ था कि इस बार वो ठीक होकर अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। कज़ाकी समझ जाता है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर मसूरी से मिलना होगा। मसूरी इस समय जिंदा तो थी, लेकिन कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तो कज़ाकी उसके बगल में बैठकर उसे ढेर सारी बातें बताता है, जैसे कि उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है मसूरी के नाम का, और मसूरी के होने की वजह से उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल गई। वो काफी कोशिश कर रहा था कि ये सारी बातें करते समय वो अपने इमोशंस को रोक पाए, लेकिन आखिरकार वो अपनी भावनाओं में बहकर रोने लगता है। मसूरी भी अपनी पलकें झपकाकर अपने यहाँ होने का सबूत दे रही थी, लेकिन फिर अचानक से ही मसूरी की तरफ से ये रिस्पॉन्स भी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये रहा कि मसूरी अब इस दुनिया में नहीं रही और यहाँ से काफी दूर जा चुकी है। इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। कज़ाकी एक दिन उसी सड़क से गुजर रहा था जहाँ वो मसूरी के साथ अक्सर आया जाया करता था। यहाँ के एक बुक स्टॉल पर मसूरी की भी नॉवेल रखी हुई थी, द लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें मसूरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सालों की कहानी लिखी थी। इसके बाद कज़ाकी ठीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने पहली बार मसूरी के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, और तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आता है जो एक बार फिर से उस पेड़ पर लगे हुए फूलों को स्लो मोशन में नीचे गिराते हुए कज़ाकी को मसूरी के यहाँ होने का एहसास दिलाने लगता है। भले ही मसूरी अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन कज़ाकी की यादों में तो वो हमेशा रहेगी। और ऐसी ही इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।